बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब अपने ज़माने का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपनी पहली जर्नी के लिए निकल रहा था। RMS टाइटैनिक, जो कि साउथहैम्पटन इंग्लैंड से स्टार्ट होकर न्यूयॉर्क में पहुंचने वाला था। इस जहाज में हर टाइप की पब्लिक थी, आम पब्लिक से लेकर अमीर से अमीर लोग। इस जहाज में बैठा हर पर्सन अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जहाज सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज का टोटल वजन देखा जाए तो 46,000 टन था। इस जहाज की टोटल लंबाई 882 फुट थी, और अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 175 फुट ऊंचा था। ये 20 मंजिला ऊंची इमारतों में बना हुआ था। इस जहाज में स्विमिंग पूल से लेकर बार्बर शॉप से लेकर लाइब्रेरी, होटल्स, बार, सब कुछ था। इस जहाज की अगर हम टोटल एरिया देखा जाए तो इसका एरिया 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर का एरिया था। उस जमाने में भी अगर इस जहाज को बनाने की कॉस्ट की बात की जाए तो 7.6 मिलियन डॉलर लगे थे, जो कि आज के इन्फ्लेशन रेट को मिला दिया जाए तो 400 बिलियन डॉलर के बराबर है। इतना कॉस्टली जहाज। इस जहाज में ये बात खास थी कि ये कभी भी सिंक नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ इस जहाज में जो ये सिंक हो गया? आज हम डिस्कस करते हैं उन्हीं सब कारणों को। एक्चुअली तो टाइटैनिक के सफर से निकलने से पहले ही टाइटैनिक के वीक होने का काम शुरू हो चुका था। एक पत्रकार ने पहले ही जब टाइटैनिक की फोटो ली थी तो उसने देखा कि यहाँ पर एक फोटो में काला मार्क आया हुआ है। जब शोधकर्ताओं ने इस काले मार्क की तह तक जाना चाहा तो उन्हें पता लगाया कि एक्चुअल जो इसके हल जो इसके बेसमेंट में एक एरिया होता है, वहाँ पर जो कोयला था वो इसके रवाना होने से पहले ही जलना शुरू हो चुका था। ज्यादा जलने की वजह से ये हल को पहले से ही वीक कर चुका था। अब जो ये हल वीक ऑलरेडी था, इसी पर जाकर आइसबर्ग लगी थी। अब हम ये जानते हैं आइसबर्ग आई ही कहाँ से रास्ते में। इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ओपन चैलेंज कर दिया था कि जो हो जाए ये शिप कभी भी डूबेगी नहीं। ये शिप एक टोटली अनसिंकेबल शिप है। तो लोगों पर इस शिप पर चढ़ने से पहले बहुत ट्रस्ट था। लेकिन हुआ क्या, शिप की ट्रैवलिंग के स्टार्ट होने के 2 दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल 1912 में शिप को वार्निंग मिली कि वहां पर रास्ते में कई आइसबर्ग हैं। शिप ने वार्निंग को सुना और रास्ते में चेंजेस कर लिए। एक्चुअल तो है शिप को रास्ते में वार्निंग मिलना एक कॉमन थिंग है, ये अनयूजुअल नहीं है। होता क्या है, अटलांटिक में ट्रैवल करते वक्त बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग रास्ते में आते रहते हैं। तो जोन से भी शिप्स इन आइसबर्ग को देखते हैं वो रेडियो सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और साइड वाले शिप्स को बता देते हैं कि रास्ते में आइसबर्ग है, ताकि वो अवेयर रहे। अब तब तो शिप ने टाइटैनिक ने अपने रूट को चेंज कर लिया, लेकिन फिर से 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को फिर से वार्निंग मिली कि अब की बार रास्ते में 7 आइसबर्ग्स हैं। शिप ने फिर से इस वार्निंग को सुना, टाइटैनिक ने फिर से सुना। टाइटैनिक ने इस वार्निंग को सुनने के बाद अपने रास्ते को फिर से चेंज किया। उसने 2 बार अपना रूट चेंज किया ताकि वो आइसबर्ग से बच सके। लेकिन टाइटैनिक ने एक गलती करी। वहाँ पर जॉन स्मिथ ने टाइटैनिक की स्पीड को स्लो डाउन करने का ऑर्डर नहीं दिया। टाइटैनिक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ड्रू, जो कि चेयरमैन और एमडी थे कंपनी के, वो चाहते थे कि शिप नए रिकॉर्ड बनाए। किस चीज़ के? कि वो इस सफ़र को फास्टेस्ट ट्रैवल कर सकती है सिर्फ 6 दिन के रिकॉर्ड में। इसलिए उन्होंने कैप्टन को इन्फ्लुएंस किया था कि जो हो जाए वो स्पीड को कम नहीं करेंगे। तो कैप्टन जो है उनके इसी ऑर्डर को क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई रात को जब मूनलाइट नहीं है, विजिबिलिटी लो है, आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उस टाइम सोनार सिस्टम भी नहीं था। एक्चुअली सोनार सिस्टम दूर से ही शिप को अवेयर कर देता है कि रास्ते में कोई ट्रैवलिंग आ रही है। क्या करता है कि सोनार सिस्टम से वेव्स निकलती रहती हैं, साउंड वेव। रास्ते में अगर कोई पहाड़ है, कोई भी आइसबर्ग है, तो साउंड वेव उससे टकरा के आती हैं और सिग्नल दे के बता देती हैं कि ये चीज़
हमारे से इतने डिस्टेंस पर है, लेकिन तब ये सिस्टम भी नहीं था। तो आप लोगों को क्या करना होता था, शिप पर एक पॉइंट बना हुआ है जिसे क्रोज नेस्ट कहते हैं, वहाँ पर सब शिप वाले एक पर्सन को बिठाते हैं और वो दूरबीन लेके बैठा होता है और बता देता है कि रास्ते में आइसबर्ग आ गया है। तब वहाँ पर भी फ्रेडली नाम का एक पर्सन बैठा हुआ था, उसने भी रास्ते में आए हुए आइसबर्ग को देखा। सडनली 3 बार घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद फ़ोन किए कि रास्ते में आइसबर्ग है। ये सुनते ही कैप्टन और क्रू मेंबर है अवेयर हो गए और फटाफट रूम भाग कर गए। फर्स्ट ऑफिसर इस बात को सुनकर जल्दी से इंजन रूम में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इंजन को मोड़ो। लेकिन इंजन को जब तक मोड़ते, लेफ्ट की तरफ मोड़ने का ऑर्डर मिला लेकिन मोड़ नहीं पाए, इंजन गलती से राइट की तरफ मुड़ गया और सामने ही आइसबर्ग आई। और 11:40 का टाइम था जब ये शिप आइसबर्ग से टकरा गई। अब ये आइसबर्ग भी क्या थी, जो इसका स्ट्रॉन्ग एरिया था वहाँ नहीं टकराया, साइड्स का एरिया जहाँ हल था, जहाँ पे ऑलरेडी कोल के जलने की बात कही गई थी, वहाँ से जाके टकराई जो ऑलरेडी वीक हो चुका था। और कहते हैं 1 मिनट तक टकराती रही, 1 मिनट टकराने तक वहाँ पर डेंट हो गए, छोटे छोटे होल हो गए, जिसके थ्रू शिप के अंदर पानी जाना स्टार्ट हो चुका था। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का मानना ये है कि 1 मिलियन टन की ये आइसबर्ग साइज था। तो इतना बड़ा पहाड़ जो टकराया उसने नुकसान तो करना ही था। तो कैप्टन जो स्मिथ थे वो आर्किटेक्ट के साथ जाकर रूम में चेक करते हैं क्या शिप को कोई नुकसान पहुंचा, और वो इस नुकसान को देख के डर जाते हैं। उन्हें ये कंफर्म था अब ये शिप नहीं बचेगा। वो बाहर जाकर पैसेंजर्स को कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि ये शिप कुछ ही देर में डूबने वाला है। लेकिन लोग इस बात पे विश्वास ही नहीं करते। तो लोगों ने क्या कहा कि ये तो अनसिंकेबल है, हम नहीं निकलते। लेकिन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ बोट की हेल्प से वुमेन्स और चिल्ड्रंस को क्या करना था, शिप से बाहर निकालना था। तो शिप से उनको बाहर निकालने की तैयारी की जाती है, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार थे। इसलिए जो लाइफ बोट 65 पैसेंजर्स को ट्रैवल कर सकती है, स्टार्टिंग में सिर्फ 28 पैसेंजर्स को लेकर बाहर निकली। अब लाइफ बोट की प्रॉब्लम भी वहाँ मेन थी क्योंकि शिप के बारे में ये थ्योरी थी अनसिंकेबल है, इसलिए वो अपने साथ लाइफ बोट भी कम लेके चला था। उसको लगा डूबने की कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो सिर्फ हमारे पास लाइफ बोट जो है 20 बहुत है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। साथ में वो अपने शिप के साथ लाइफ बोट को हैंग करना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं हमारी जो शिप है देखने में बुरी हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आई। अब क्या हुआ, शुरू में तो पैसेंजर स्लोली निकलते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जितने भी कंपार्टमेंट्स है ना वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया था। वहाँ पानी इतने हद तक भरना शुरू हो गया, अब सब लोग डर चुके थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मच गई, सब लोग चार्ज में हो गए कि हम लोग कैसे बचे। सब लोग ऊपर छत पर चढ़ने लग गए, शिप के सबसे ऊपर वाले टॉप पर। वहाँ से कुछ लोग ने जल्दी से जल्दी लाइफ बोट का सहारा ले निकले, लेकिन सब लोग वहाँ से नहीं कर पाए। अबाउट 1500 लोग शिप में फंसे हुए थे। एक टाइम ऐसा आया कि शिप में एक साइड पर इतना पानी भर गया कि एक साइड से शिप जो फ्रंट साइड था वो टिल्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रियर पार्ट था वो ऊपर की तरफ उठ गया। अब भगदड़ मच चुकी थी बुरी तरह से और शिप के 2 पार्ट में टूट गए। अब बहुत सारे लोग डूब के मर गए और कुछ लोग जिन्होंने छलांग लगा दी वो ठंड की वजह से मर गए, क्योंकि वहाँ के पानी का जो टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से कोई भी बच नहीं सकता था। कैप्टन के बारे में ये मानना था कि उन्होंने पूरे टाइम तक अपने व्हील को कैरी किया। तो ये थी टाइटैनिक के डूबने की कहानी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।